नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब मतदान समाप्त हो चुका है। अब हर व्यक्ति को परिणाम का इंतजार है। एक एक दिन कैसे बीत रहा है आप समझ सकते हो। जिनकी राजनीति में रुचि है और जो चुनाव लड़े हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो तो करवट बदल बदल कर एक एक रात काट रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह बैस हैं। नए इंडिया के ये संपादक हैं, लंबे समय तक टीवी मीडिया में रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में उन्होंने मध्य प्रदेश के कम से कम 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर खुद देखा है कि माहौल क्या है। आपके मन में इस चुनाव को लेकर जितने भी सवाल चल रहे होंगे या जितनी भी बातें उमड़ रही होंगी, एक एक करके हम उनका जवाब जगदीप जी से लेने की कोशिश करते हैं। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब क्या स्थिति आप समझ सकते हो, ये कहना चाहिए कि आप परीक्षा देने के बाद परिणाम का जो इंतजार रहता है उस तरह की मानसिकता है और एक एक रात बड़ी मुश्किल से कटती है। पहला सवाल मेरा ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि कई ज्योतिषी इस समय एक्टिव हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या राजनीति में ये एक्टिव हो गए हैं और वो जिस तरह की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, अब मैं देखता हूँ कि उनकी भविष्यवाणी कुछ सच होती दिखती है तो वो डली रहती है, वरना वो सोशल मीडिया से हटा भी देते हैं। तो एक सवाल सबसे पहला मेरे दर्शकों के मन में है, और मैंने भी कई ज्योतिषियों से बात की है और कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत होती हैं, लेकिन ज्योतिषियों का क्या वास्तव में कोई ज्योतिष चुनाव परिणाम का सही आंकलन ज्योतिषीय गणना से कर पाता है? तो क्या उसमें इतना हिम्मत है कि वो उसको जस का तस वो लोगों के बीच में रख सके? देखिए, ये बात सही है कि ज्योतिष की गणना जो है बहुत सारे ज्योतिषी बहुत अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। मैंने भी देखा है, कई ज्योतिषियों से कई चुनावों में संपर्क भी किया है। उन्होंने जो कहा है, जो गणना बताई है, रिजल्ट भी उसी के अनुकूल ही आए हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार यदि आप प्रत्याशी हैं और आप उनसे पूछेंगे तो वो सच जानते हुए भी पूरी तरह सच नहीं बताते, उसको घुमा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह भी है कि लोग आजकल सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब आपका ये कहना है कि ज्योतिषी जानबूझकर लोगों के मन को रखने वाले निर्णय करते हैं, जो लोगों को अच्छा लगे, और जो लोगों को बुरा लगे वो छुपा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल सच को बर्दाश्त करने की क्षमता लोगों में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यदि आप सच बोल देंगे तो लोग आपसे बुरा मान जाएंगे, हो सकता है आपसे दुश्मनी भी बना ले। इस तरह का माहौल आज बना हुआ है। जी, ज्योतिष के बाद मैं चलता हूँ। हम लगातार बात कर रहे हैं सट्टा बाजार में। यदि फलौदी को छोड़ दिया जाए, कि फलौदी राजस्थान से निकले हैं और फलौदी को लेके लोगों ने मनगढ़ंत नाम से निकाल दिए हैं, लेकिन हम दुबई के लोगों से बात करते हैं, इंदौर सट्टा बाजार से बात की, तो अधिकांश लोग कांग्रेस की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सट्टा बाजार है वो कितना एक्यूरेट रहता है, और सट्टा बाजार का इस चुनाव परिणामों पर आपको क्या असर दिखता है? देखिए, चुनाव परिणाम पे जैसे आपने फलौदी का नाम लिया, तो फलौदी को लेके आज भी विश्वसनीयता बनी हुई है। लोग फलौदी के नाम से भले दूसरे लोग सोशल मीडिया में कर देते हों, वो अलग इशू है, लेकिन फलौदी को लेकर लोग ये मानते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार ने कहा है तो कुछ सही होगा। कई बार सही भी हुआ है, लेकिन अब तो दौर ऐसा चल गया है कि लोगों को मालूम है कि सट्टा बाजार का असर पड़ता है, तो खुद ही बना के सोशल मीडिया में डाल देते हैं या अलग अलग स्टोरियों को मैनेज करके उस तरह से चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये तो अब राजनीति का एक अंग हो गया है। तो आपके अनुसार इस समय सट्टा बाजार, जो असली सट्टा बाजार है, जो वास्तव में है, यदि आपकी किसी से बात हुई तो मध्य प्रदेश के बारे में उनका क्या आंकलन है? मध्य प्रदेश के बारे में उनका जो आंकलन है वो भी साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये सट्टा बाजार के अनुसार। बैस जी, आप खुद घूमे हैं, 50 कम से कम विधानसभा क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है और अलग अलग क्षेत्रों में आप बुंदेलखंड गए हैं, आप महाकौशल गए हैं, बिंद के किनारे तक गए हैं। उसके बाद में आपने बताया कि आपने पूरा मध्य क्षेत्र घूमा है। तो आपको क्या लग रहा है, और जो आप टेलीफोन पे बैठ के यहाँ से आंकलन कर रहे हैं मध्य प्रदेश भर में, आपका आंकलन क्या है? जो आपको रिपोर्ट्स आ रही है एक पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, आपका व्यक्तिगत आंकलन क्या है? मेरा व्यक्तिगत आंकलन ये है कि यदि हम भोपाल में किसी से भी बात करते हैं, या वरिष्ठ पत्रकार हों या राजनीतिज्ञ हों, विश्लेषक हों, उनसे जब हम बात करते हैं तो सभी का ये कहना होता है कि बहुत ज़्यादा टक्कर है, फाइट है, चुनाव फंसा हुआ है। लेकिन जब मैं फील्ड में गया तो मुझे फाइट ऐसी कहीं नज़र नहीं आई। मुझे तो ये चुनाव एक तरफा नज़र आया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बीजेपी से बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनके प्रत्याशियों से बात करेंगे, तो उनको केवल एक आस है, लाडली बहना का। जबकि गांव में इस लाडली बहना का मुश्किल से 20% प्रभाव रहेगा। लाडली बहना इस चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकती। इसके अलावा बहुत इशू है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं सुर्खी विधानसभा में पहुँचा, राहतगढ़, बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई थीं। वहाँ पे एक बीजेपी की लीडर ही हमको खड़े हुए मिल गए। हमको देखा, उनने
तो हमारे पास आ गए। तो हमने कहा कौन है ये महिलाएं, इनसे ज़रा पूछते हैं क्या माहौल है। तो उनका जवाब ये था बीजेपी लीडर का कि ये तो हमारी वाली हैं, 3000 वाली हैं, कि 1250 अभी दे रहे हैं, फिर 3000 देंगे। तो उन्होंने तत्काल बोला कि हमारी हैं 3000 वाली। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें से सारी महिलाएं एकजुट होकर बिना रिएक्शन के तुरंत बोल पड़ी, क्यों खरीद लिया क्या? अब इसको आप क्या मानेंगे? ये बीजेपी नेता के सामने, उसके सामने। तो ये माहौल है। तो आप बताइए कि कितना प्रभाव पड़ेगा। इस चुनाव में लाडली बहना एक इशू था, लेकिन वो इशू उतना प्रभावी अभी नहीं दिखा मुझे। वो इशू मुझे कैसा दिख रहा है कि आपको याद होगा 2003 का इलेक्शन, उस समय दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एससी को, एसटी को खूब पट्टे बांटे थे, सोशल इंजीनियरिंग की थी, उनको इतना आत्मविश्वास था कि हम चुनाव हार ही नहीं सकते। मैनेजमेंट उनने पूरा किया था। वो तो कहते थे कि चुनाव विकास से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वो इशू था एससी एसटी के पट्टों का, आज लाडली बहना है। सरकार इसलिए कॉन्फिडेंट है कि सरकार ने 1250 रुपये दिए हैं, उनको फ़ोन लगाया गया, उनसे बोला गया है चुनाव से पहले महिलाओं को कि आपको भाजपा को वोट देना है। तो कई महिलाओं ने तो उनको सुनाया है उल्टा कि आपने खरीद लिया क्या मुझे। तो सेम 2003 में जो हालात थे, आज बिल्कुल वही हालात है, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा एक तरफा चुनाव मुझे नज़र आ रहा है। इतना सारा इशू है यहाँ पर। आप सोचिए कि 20 साल होने को आ गए, 15 महीने की सरकार आप छोड़ दीजिए, तो 20 साल में केवल एक इशू बताने के लिए है कि लाडली बहना। उसके अलावा आप बता दीजिए कि बीजेपी ने कौन सा इशू उठाया यहाँ पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश के चुनाव को मोदी के फेस पे करने की कोशिश की कि एमपी के मन में मोदी, लेकिन वो इशू कहीं नज़र तो आया नहीं मुझे। जब हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि मोदी जी का इशू हम लोकसभा में देखेंगे। एक तो मोदी जी का फेस जो बनाना चाह रहे थे मुद्दा, वो नहीं बना। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फेस ही नहीं था। पिछले साल बहुत सारी वोटें शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पे मिली थी, महिलाओं ने दी थी। शिवराज जी का क्रेज महिलाओं में था, है और आज भी है, लेकिन इस बार शिवराज जी चेहरा नहीं है। सबको मालूम है कि शिवराज जी सीएम नहीं बनेंगे, तो वो वोट कैसे दें? यदि आपसे एक बात, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि यदि मध्य प्रदेश में शिवराज जी को सीएम घोषित किया जाता, भावी सीएम, तो अब क्या माहौल बदल सकता था या परिणाम कुछ और होते? बिल्कुल बदल सकता था। यदि सीएम शिवराज, यदि कमलनाथ और शिवराज जी के बीच में इलेक्शन होता है यहाँ मध्य प्रदेश का, तो आपको लगता है कि बीजेपी फिर से रिपीट होती? रिपीट हो सकती थी, क्योंकि शिवराज जी को लेके मध्य प्रदेश की महिलाओं में आज भी है, लेकिन प्रत्याशियों के लिए नहीं है। प्रत्याशियों का ये, मतदाताओं का ये कहना है कि भाई हमको वोट किसको देंगे? फेस तो कोई नहीं है, केवल प्रत्याशी है, सीएम फेस तो कोई नहीं है। सभी कोई अपने इलाके में सीएम बन रहे हैं, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे कैलाश जी हों, सभी लोग अपने क्षेत्र के सीएम बन रहे हैं। तो जो प्रत्याशी है, और फिर आपने सूची कैसे दी? आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है बहुत बड़ी। कि एक तो सीएम घोषित नहीं किया, सीएम फेस आगे नहीं रखा, और दूसरा 8 बड़े नेता उतार के एक कंफ्यूजन का माहौल बना दिया। बीजेपी इस चुनाव में पूरी तरह से कंफ्यूज थी। आज हर विधानसभा सीट में बीजेपी में बिखराव था। कांग्रेस जमीनी तौर पर पूरी तरह एकजुट थी इस चुनाव में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, इसीलिए आप जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा, जो लोग कह रहे हैं ना कि मार्जिन बहुत कम होगा, मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जगदीप जी, यदि आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट थी, बीजेपी बिखरी हुई थी, चुनाव एक तरफा है, तो फिर 120 की बात क्यों की जा रही है? कांग्रेस को फिर 150 मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगी। आप कल्पना करिए, आप देखिएगा कि 140 प्लस होगी कांग्रेस। आप यहीं से चलिए, सागर से चलिए, सागर में कितनी सीट है आपके पास? बीजेपी के पास केवल 2 सीट आती हुई दिख रही है मुझे, एक भूपेंद्र सिंह वाली और एक भार्गव जी वाली। बाकी सीटों में तो कांग्रेस नंबर 1 है। आप रिजल्ट देखिएगा। आप कटनी जिले की बात कर रहे हैं तो कटनी जिले में 4 सीटों में कांग्रेस आ रही है, वहाँ कांग्रेस आगे है। ये पोजीशन है। आप जबलपुर की बात कर लीजिए तो जबलपुर में पनागर को छोड़ दीजिए और कैंट को छोड़ दीजिए, बाकी 4 सीटें कांग्रेस आगे। 8 सीटें हैं जबलपुर में। तो आप देख लीजिए, पनागर को छोड़ दीजिए और कैंट को छोड़ दीजिए, 2 सीटें बीजेपी की 6 सीटें एक तरफा मानी जा रही हैं वहाँ जबलपुर में, जो वहाँ पे वोटिंग हुई है और जिस हिसाब से वहाँ पे लोगों, 7 या 8 ही हैं वहाँ पर। हाँ 8 सीटें हैं भाई। बरगी में संजय यादव हैं, सिहोरा आदिवासी सीट है, और बरगी है, पनागर है, पाटन है, सिहोरा है, कैंट है, पूर्व है, पश्चिम है, मध्य है। तो ये हालत है वहाँ पे। आप देखिए कि बीजेपी में तो पूरा शुरू से कंफ्यूजन था, आज तक कंफ्यूजन है।
कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है इस बार। पिछली बार की कमान शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में थी, तो उन्होंने सारी तरह से मैनेज किया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संगठन की भूमिका कैसी रही और शिवराज जी की कैसी, दोनों को थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा आपके माध्यम से कि पहले आप ये बताएं कि संगठन की भूमिका, क्योंकि हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं को इस बार घर बिठा दिया, चाहे वो रघुनंदन जी हों, मोगी जी हों, मेघराज जैन हों, कुसुम मैदले हों, उमा भारती हों, प्रभात झा हों, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो लोग बिल्कुल इस चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आए। तो और दूसरा आप कह रहे हो संगठन बिखरा हुआ था, तो वास्तव में संगठन की क्या भूमिका थी? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, प्रदेश संगठन है, उसका इस चुनाव में कोई भूमिका कहीं किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आई। एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, उनका प्रभाव शून्य है, उनके प्रभाव से आप एक सीट विधानसभा की नहीं जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो मूल प्रभाव है पूरे प्रदेश में वो शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान जमीनी नेता माने जाते हैं। लेकिन शिवराज जी को दिल्ली वालों ने पूरी तरह से बांध कर रख दिया। लेकिन बाद में तो शिवराज जी का के लिए पत्र निकाला गया, उनकी तारीफ की गई, इवन उनके कहने पे पूरा टिकट वितरण जो हुआ है वो शिवराज जी ने, मतलब पहली और दूसरी सूची पे मैं बोल सकता हूं कि केंद्र ने अपनी बात चलाई है। पहली सूची नहीं, दूसरी भी मान सकते हैं, 39 जो जिनमें सांसद वो आए थे। लेकिन उसके बाद तो सारे मंत्रियों को टिकट दिलाने से लेके सारी एक तरफा शिवराज जी की चली थी। नहीं तो चली क्या थी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं था, मजबूरी थी, क्योंकि एक तो वैसे कंडीशन बहुत खराब है, दूसरी यदि टिकट बदलते तो वैसे भी और ज़्यादा खराब हो जाती। तो सारी चीज़ों का आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था। पहली सूची के बाद जिस तरह से पार्टी में विद्रोह हुआ, तो मुझे तो लगता है कि हाईकमान उससे डर गया और फिर पूरी की पूरी सूची पुरानी उनने रिपीट कर दी। जबकि कांग्रेस में आप देखिए तो मैंने देखा है एक एक सीट को कांग्रेस की 190 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर दी है, और वही 190 जो सीट है वो कांग्रेस को रिजल्ट ला कर देगी। नए नए लोगों को टिकट दिया, लोग कह रहे थे ना कि नेता में झगड़ा है आपस में, वो होगा 40 सीटों में होगा, 45 सीट में होगा, लेकिन 190 सीट कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छी दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरे 5 साल कमलनाथ जी ने मेहनत करी, मैनेजमेंट किया और संगठन को खड़ा किया। ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, गांव स्तर पर संगठन था इस बार कांग्रेस का। और कमलनाथ जी की जो छवि है इस चुनाव में, लोगों की डिमांड थी कि आप कमलनाथ जी को बुलाइए। कमलनाथ जी चुनाव में बुला रैलियां उनकी, रैलियां, मतलब लोग चाह रहे थे कि मेरी विधानसभा में कमलनाथ जी की एक सभा हो। मैंने देखा उनका प्रभाव, लोगों को बहुत उम्मीद थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरह से सरकार गिराई गई वो मुद्दा भी लोगों के बीच में है। और मैं आपको बताऊं, आज लाडली बहना का प्रभाव नहीं होगा, किसी योजना का नहीं हो सकता, क्योंकि मतदाताओं ने 3 महीने पहले अपना मन बना लिया था, वो बदल नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बार पैसे का आकर्षण पूरी तरह से समाप्त था। चुनाव के एक पहले पैसा बहुत बटा है भैया, हमें जो सूचना है एक एक सीट पे 5-5 करोड़ रुपए के लिफाफे बटे हैं। और क्या वो वोट में बदलेंगे नहीं? वो 10,000 पर वोट के हिसाब से पैसा भी बटा है इस बार, एक वोट 10,000 रुपए में। जी हाँ। ये कहाँ हुआ है जगदीश जी? यदि आपको जानकारी हो तो बताया जरा दर्शकों को। इंदौर में सबको मालूम है कि कहाँ हुआ है। 10,000 पर वोट के हिसाब से भी पैसा बटा है, और 1,000, 2,000, 5,000 तो हर विधानसभा में बटा है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी जानकारी में जहां मैं देखा हूं, 1 करोड़ रुपए चुनाव के पहले हर विधानसभा में पहुंचाया गया। उसे बांटने का काम भाजपा के संगठन ने नहीं किया, आरएसएस के लोगों ने किया पैसे बांटने का। संघ पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जो देखा हूं वो बता रहा हूं मैं, क्योंकि संघ तो राजनीति में रहता ही नहीं है ना, राजनीति से दूर रहता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि संघ को क्या हो गया है, संघ के लोगों को क्या हो गया है। एक आध जगह होगा, क्योंकि मैंने तो देखा ज्यादातर जगह संघ तटस्थ रहा है। एक आध व्यक्तिगत किसी के संबंध होंगे, वो संघ से सहयोग से जुड़े होंगे, संघ ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं किया। सभी का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जहां बटा है वहां संघ के लोगों ने बांटा है, वो जो मैंने देखा है। अच्छा जगदीश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बातचीत में छूट ना जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अधिकांश मंत्रियों को टिकट दे दिया था, अब इन मंत्रियों का क्या भविष्य है? आपको कितने मंत्री इस बार विधानसभा में दिखेंगे जो अभी तक मंत्री थे? जरूरी नहीं है कि मंत्री बन के दिखेंगे, पर विधायक के रूप में। और कितने मंत्री चुनाव इस बार हार जाएंगे? देखिए, जहां तक मेरा आकलन है, नरोत्तम मिश्रा जी, आपके गोविंद राजपूत जी, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी सीट बहुत खतरे में है। नरसिंहपुर की सीट को आपको पता है नरोत्तम मिश्रा मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं,
और वो अपने दम पर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव जितवाते रहे हैं, और कैसे कल्पना कर लें कि वो चुनाव हार जाएंगे? भाई मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं कि बता दूं, लेकिन वहां की जो खबरें हैं, जो मेरे जो फीडबैक आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वहां का जो फीडबैक ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। वहां का जो फीडबैक है, जो फीडबैक के आधार पर ये तो हम बात तौर पे आपको लगता है 5, 7, 10 कितने मंत्री चुनाव हार रहे हैं? मुझे तो जीतने वालों को देखना है कि कितने जीत रहे हैं, वो भी आप गिन सकते हैं उंगली में जीतने वाले। मैं आपको बताऊं तो एक आध दो नाम बताओ कि ये तो 100% जीत के आ रहे हैं। गोपाल भार्गव जी नंबर 1। यदि भारतीय जनता पार्टी की मैं सीट की बात करूं कि ये सीट क्लियर है, जो मुझे दिख रहा है, जो फीडबैक है, तो आप देख लीजिए बुधनी, उसमें कोई इशू नहीं है, स्वराज जी 100% बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। गोपाल भार्गव जी जीतेंगे। भोपाल के लिए लीजिए तो हुजूर है, और आपकी गोविंदपुरा है, ये सीट निकली हुई है। जबलपुर की कैंट सीट है, नरेला में मंत्री जी हैं भाई, विश्वास सारंग जी। नरेला जी में उनकी हालत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है उस सीट पर। इस बार का जो माहौल है आप पता कर लीजिए, जो फीडबैक है, वो सीट आसान नहीं रहेगी। भोपाल की 2 सीट आप क्लियर मानिए बीजेपी की, बिल्कुल फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है वहाँ। इसी तरह जबलपुर की 2 सीट है, मान लीजिए कैंट की जो सीट है रूहानी जी वाली, वो तो क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं है, कभी कोई चर्चा नहीं है। पनागर की सीट भी मजबूत स्थिति में है वहाँ पे बीजेपी, लेकिन उस सीट को भी लोग टक्कर में। तुलसी सिलावट जी, गोविंद राजपूत जी बड़े मंत्री हैं भैया। प्रभु सिंह की स्थिति अच्छी है रायसेन में, है ना। उसके अलावा तो मुझे कोई नहीं दिख रहा कि बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि जीत रहे हैं इस बार का। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस चुनाव को आप टक्कर का मत मानिए, इस चुनाव को आप एक तरफा देखेंगे। करीब 10 आपके अदर्स आएंगे जीत के। आज जो हमारे पास सूचना है, जो फीडबैक है, तो आप देखिए मैहर में नारायण त्रिपाठी की सब नंबर 1 पे हैं, आपके बुरहानपुर में नंदू भैया के बेटे हैं निर्दलीय, वो है ना। आलोट से प्रेमचंद गुड्डू नंबर 1 पे चल रहे हैं, वहाँ का जो सर्वे है और सारी चीज़ फीडबैक है। तो ऐसे आप देखिए तो 3-4 तो निर्दलीय हो गए, बाकी जो अदर्स पार्टी के हैं तो इनकी संख्या 10 तक जाएगी। तो इस चुनाव को आप मान लीजिए, ऐसा तो नहीं है जो अदर्स जीत के आएंगे वही सरकार बनाए। अब ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें जो फीडबैक है उसके आधार पर मिलता हुआ दिख रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं सोच के बैठा था आपसे पूछूंगा। मान लीजिए कांग्रेस को बहुमत मिल गया, कमलनाथ जी ने शपथ ले ली और सरकार भी बन गई, तो इस बात की क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से दबाव डाल के, प्रलोभन से, डरा के, धमका के, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से फिर से सरकार को नहीं गिराएगी? रवीन जी, कोई भी दाव एक बार ही चलता है, दूसरी बार अगला खिलाड़ी उस दाव के लिए दूसरा दाव सोच के रखा होगा उन्होंने। एक ही बार दाव चलता है, फिर खिलाड़ी धोखे में होता है, लोगों को उम्मीद नहीं होती कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए धोखे में हो जाता है। लेकिन एक बार जो कहते हैं ना कि दूध का जला जो होता है तो छाछ को भी फूंक कर पीता है, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गड़बड़ी होगी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोग ये देखना चाहते हैं कि 5 साल में इनको भी देखना चाहते हैं। अगर हमने 20 साल इनको देखा है तो 5 साल हम इनको भी देखते हैं, तो बदलाव का लहर तो है पूरे स्टेट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अपन ये कहें कि टक्कर वाला चुनाव है, मुझे तो नहीं लगता। जगदीश जी, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार फ्री बीच की बात बहुत हो रही है, यानी कि हम रेवड़ियाँ बांटने की। चुनाव में दोनों दलों ने जिस तरह से घोषणाएं की हैं, एक ने संकल्प पत्र जारी किया है, एक ने वचन पत्र दिया है। इन वचन और संकल्पों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के बजट को दुगना करना पड़ेगा। आज हम लगभग 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। जिस तरह की घोषणा कमलनाथ जी ने की है और जिस तरह की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उन घोषणाओं को क्या वास्तव में पूरा कर पाएंगे चुनाव के बाद? और नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता कितनी इनके ऊपर नाराज होगी? देखिए, घोषणाओं को लेके आम जनता तो ये कहती है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की मजबूरी है। जब एक दल करता है तो दूसरे को करना मजबूरी हो जाती। कितनी पूरी होंगी नहीं होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन यदि पूरी नहीं हुई तो फिर ये 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें पब्लिक बदला ले लेगी? नहीं तो 5 महीने में तो संभव नहीं है। कुछ योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। आप ये सोचें कि जो योजनाएं 5 साल के लिए गारंटी हैं वो 5 महीने में पूरी हो जाएं, कैसे संभव है? लेकिन कुछ योजनाओं की शुरुआत हो सकती है ताकि जनता में मैसेज जाए कि हाँ शुरुआत हो गई है। जगदीश जी, मैं पिछले 8 महीने से लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे ऐसा एक भी पत्रकार नहीं मिला जो इतना खुल के बोलते हो जितना आप। आपका बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश में सरकार बदल रही है, कमलनाथ जी सीएम बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की अब द्वारा हिम्मत भी नहीं होगी कि द्वारा इस सरकार को गिराने की वो हिम्मत कर सके। बिल्कुल सही बात है। और इतना खुल के कोई पत्रकार नहीं बोल रहा जितना आप बोल रहे हो। नहीं, मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ ना,
चूंकि मैं क्षेत्र में गया हूँ, नहीं, आप अपने मन से ही बोल रहे हो, हम थोड़ी बुलवा रहे हैं। जो मैंने माहौल देखा है, जो ये कह सकते हो जो देखा है वो देखा है, जो मैंने वहाँ देखा है, जो फीडबैक मिला है, उसी के आधार पर तो बोल सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि अपन कोई भविष्यवक्ता हैं तो भविष्यवाणी कर दी तो हो जाएगा, कोई ज्योतिषी हो तो गणना करके बता दिया। लेकिन चूंकि अपन ने क्षेत्र घूमा है, लोगों से मिले हैं, बहुत सारे हजारों आदमियों से अपन ने बात की है, मतदाताओं से बात की है, नेताओं से तो कोई बात नहीं की। फीडबैक तो आम जनता से मिलता है, ग्रामीणों से मिलता है, उन लाडली बहना से मिलता है जो जिनको 1250 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर 1250 लेने वाली महिला बोल रही है कि हम बदलाव चाहते हैं, तो आप क्या मानेंगे? तो जो फीडबैक मिला है मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। एक आखिरी सवाल करता हूं मैं आपसे कि आपने पूरे मध्य प्रदेश का ऐसा तस्वीर बिल्कुल साफ कर दिया आज पब्लिक के बीच में, बड़ा स्पष्ट शब्दों में, कोई घुमाव नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 6 महीने बाद चुनाव होंगे लोकसभा के। हमने देखा है कि विधानसभा में पब्लिक का मूड अलग रहता है और लोकसभा में अलग रहता है। इस बार आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि इस बार मोदी जी की लोकप्रियता उस तरह की नहीं है जो पिछले चुनाव में हमें दिखी थी। तो आपको लगता है कि लोकसभा में मध्य प्रदेश किस ओर जाता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आप जो माहौल मोदी जी को लेकर 19 में था, आज 23 में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन एकदम से बदल गया हो वैसा भी नहीं है। बहुत से लोग हमको मिले जो केंद्र में मोदी जी को देखना चाहते हैं। तो बहुत से लोग हैं, बदलाव होगा, थोड़ी बहुत अंतर तो पड़ता है, लेकिन वो मोदी जी की इशू पर जब बात होती है तो लोगों को कहना होता है हम लोकसभा में देखेंगे, तब हम तय करेंगे कि हमको करना क्या है। लेकिन जो बीजेपी ने कोशिश की थी, पार्टी हाईकमान ने कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव को एमपी के मन में मोदी है, आपने देखा भी होगा, वो चला नहीं कहीं पे भी, क्योंकि लोगों ने साफ कह दिया कि मोदी जी का मामला है, हम लोकसभा में तय करेंगे। तो विधानसभा इलेक्शन होने के बाद, सरकार बनने के बाद, उसके बाद जब आप गाँव में जाएंगे तो आपको सही स्थिति वहाँ की पता चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे जगदीप सिंह जी बैस, नया इंडिया अखबार है उसके संपादक हैं। आपने देखा, आपने तमाम पत्रकारों के इंटरव्यू देखे होंगे, उनकी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज पहली बार आपको जगदीप सिंह जी बैस, जिन्होंने बड़ा बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर कोई मिक्सचर के, सीधा आपके सामने रखा है। जो उनने अपनी आंखों से देखा, जो कानों से सुना, वो सीधा आपके सामने रख दिया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में इस समय अंडर करंट नहीं, ओवर करंट था। जिस तरह का माहौल उन्होंने देखा है वो कोई लाग लपेट नहीं कि एक तरफा माहौल है, और जब परिणाम आएंगे तो आप सब चौंक जाएंगे कांग्रेस को कितना बड़ा बहुमत मिलने वाला है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।